जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पीछे की क्लास में देखें, ये जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 की हिस्ट्री का, उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन देखे, उसके लिए जो पूरा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी देखे और बुक का भी देख लिए। आज हम देखने वाले हैं इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे कैसे जाते हैं और हमें उसे टैकल कैसे करना है, आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले जो है आपको क्या करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो अच्छी तरीके से बेहतर मार्क्स के साथ, तो क्या होगा, उसके लिए आपको जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका पूरा सिलेबस कराया जाता है। पूरा जो है लेक्चर मिलेगा आपको और फ्री पीडीएफ भी मिलेगा, और साथ ही में जो है आप क्या दे सकते हैं, तो फ्री जो है टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही जो है आप क्या, तो अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो है एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कीजिए और साथ ही जो है यूट्यूब पे जुड़ जाइए। चलिए, तो हम देखते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है जो कि 2 अंक के लिए है। प्रश्न है, इतिहास में अभिलेखों का जो है क्या महत्व है। ये जो अभिलेख है उसका महत्व क्या है पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अभिलेख जो है उसका महत्व क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये जो अभिलेख है, पहले ये जान लेते हैं कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो है किसी भी धातु के, किसी भी नुकीले औजार से, किसी भी पत्थर पे, धातु पे, किसी भी ठोस पदार्थ पे जो है क्या, किसी भी ठोस पदार्थ पे नुकीले औजार से उत्कीर्ण कराए गए यानी लिखाए गए जो है लेख होता है, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो उसे लिखाया क्यों जाता है? ताकि राजा जो है, अगर राजा को कोई उपलब्धि मिली है, कोई महान जो है काम किया है, कोई बड़ा काम किया है, कोई युद्ध जीता है, उसके बारे में लिखा जाता है। और नहीं तो राजा अगर अपने प्रजा को कोई आदेश देना जाता है, तो देना चाहता है, तो उसको उसके बारे में लिखा जाता है। यही जो है अभिलेख। और अभिलेख को लिखने का उद्देश्य पता चल गया आपको। और अभिलेख जो है लगाया कहाँ जाता है, गाड़ा कहाँ जाता है, तो जो है वो ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और उसके बारे में जान सकें और उसमें जो वर्णित जो आदेश है उसके उसको फॉलो कर सके। इसलिए क्या किया जाता है। और ये जो जनता को अभिलेख के माध्यम से आदेश देने का काम सबसे पहले जो है सम्राट अशोक किए थे। सबसे पहले कौन किए थे? तो सम्राट अशोक किए थे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोल रहा है, इतिहास में अभिलेखों का क्या महत्व है, यानी इतिहास के बारे में हमें जानने में अभिलेख, ये जो अभिलेख है वो क्या हेल्प करता है, कैसे हमारा हेल्प करता है इतिहास के बारे में जानने में, किस प्रकार से हम अभिलेख के माध्यम से है वो देख सकते हैं। आपको शायद याद होगा कि डीआर जो भंडारकर है, डीआर भंडारकर, उन्होंने मात्र अभिलेख के माध्यम से ही किसके, तो अशोक के बारे में जो है उसका इतिहास लिखने का कोशिश किए थे, मात्र अभिलेख के माध्यम से ही। तो ये जो है अभिलेख किस हद तक हेल्प करता है, ताकि क्या पूरे इतिहास को जो है आप सिर्फ अभिलेख के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। यानी ज़्यादा ना कहिए, तो इतना लिख सकते हैं जितना जो है किसी को पता चल जाए कि हाँ इतिहास में हुआ क्या था, ये जरूर लिख सकते हैं मात्र अभिलेख के माध्यम से ही। इसी जो है, इसी आधार पर जो है डीआर भंडारकर ने क्या किया था, अभिलेख के माध्यम से अशोक के बारे में जानकारी दी और उसके बारे में जो इतिहास लिखने की कोशिश किया। तो बोल रहा है, इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व बहुत अधिक है। क्या है? इतिहास लेखन में जो है अभिलेख का महत्व जो है बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अभिलेख वे दस्तावेज या सामग्री है। ये दस्तावेज क्यों बोला जा रहा है? तो अभिलेख जो है, ये जो है क्या, तो आप इस पे जो है क्या, किसी भी सतह पे, पदार्थ पे, किसी भी ठोस सतह पे लिखा जाता है। तो जो है क्या, एक ऐसा दस्तावेज या सामग्री है जो अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो अतीत के बारे में जो है व्यक्ति, वहाँ की जो संस्था है उसके बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है अभिलेख। अभिलेख इतिहासकारों के को अतीत समझने, विश्लेषण करने और इतिहास लेखन में अधिक सटीक और विश्वसनीय मदद करता है। यानी अधिक, ये जो अभिलेख है ये ज़्यादा मेहनत, ये जो है हेल्प करता है किसमें, तो इतिहास के बारे में लिखने में इतिहासकारों को ज़्यादा मेहनत, ये जो है ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा उसको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा जो है उसको जो है कठिनाइयाँ नहीं होती है। अगर अभिलेख जो है, इससे क्या होता है कि वो राजा द्वारा लिखवाया जाता है, तो उसमें जो है राजा अपने समाज के बारे में कैसा चाहता है, क्या है, क्या बदलाव लाना चाहता है, सब कुछ उसमें वर्णित किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि वो जो राजा है शक्तिशाली कितना था और कैसे अपने समाज को
देखता था, अपने जो है जनता को, अपने प्रजा को किस प्रकार से रखता था, उस सारे जो है जानकारी ठोस सबूत के साक्ष्य में इसमें मिल जाता है। यानी पूरी ऐसे कहिए कि एकदम जो है स्पष्ट तरीके से पता चल जाता है अभिलेख के माध्यम से कि राजा का जो है उस समय सोच कैसी होती थी, और उस समय की जो व्यवस्था थी सामाजिक, ये सब कैसी थी, सब कुछ जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है अभिलेख के माध्यम से। लेकिन हाँ, अगर साहित्य के माध्यम से देखें तो उसमें जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि साहित्य में जो है अगर कोई व्यक्ति लिखता है साहित्य, तो अगले उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो उसमें वो कुछ बदलाव करता है, उसके बाद दूसरे के हाथ में जाता है तो वो कुछ बदलाव करता है उसमें। जैसे कोई शब्द उनको नहीं समझ में आया तो वो अपने अनुसार उस शब्द को अर्थ निकाल लेते हैं, दूसरे के पास गया तो वो अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, तो उसका एक पूरी तरह से जो है अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार जो है दस्तावेज को हम सटीक रूप में नहीं रख सकते। सटीक रूप में किसको रख सकते हैं? तो अभिलेख को। अभिलेख जो है क्या करता है, इतिहास लेखन में सटीक और विश्वसनीय कैसा मदद करता है, तो विश्वसनीय, विश्वास लायक जो है मदद करता है। ऐसा ना कि झूठों के यहाँ कुछ बता दिए, तो यानी ऐसा जो है सटीक उदाहरण यानी सटीक जो है मदद करता है। वे अतीत में लोगों के जीवन, विचारों और विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं और समाज में बदलावों को पता लगाते हैं। क्या है वो जो अतीत में जो है लोगों के जीवन, विचार और विश्वासों के बारे में जानकारी देता है, और समाज में जो है, समाज में क्या, तो समाज में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में भी पता करता है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। किसको? तो इतिहासकार को, ताकि क्या हो, तो इतिहासकार जो है इतिहास के बारे में लिख सके। चलिए, तो पहला प्रश्न हम देख चुके। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों का उदाहरण, यानी उसके बारे में संक्षिप्त में लिखने के लिए बोल रहा है। संक्षिप्त में ये जो है प्रश्न आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो 2 नंबर में रहेगा तो उसको जो है थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे, और 5 नंबर में रहेगा तो उसको थोड़ा लमरा देंगे, जितना हो सके उतना लमराएंगे। ठीक, जितना हो सके उतना लमरा दो, 5 नंबर में नंबर देगा। तो 2 नंबर में पूछा जा रहा है मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत का संक्षिप्त विवरण दे। कब पूछा गया? तो पूछा गया है 2009 में, 11 में, 13, 15, 16 में पूछा गया। देखिए कितना बार पूछा गया, 9, 11, 13, 15, 16, 5 बार पूछा गया। तो इसलिए इसमें देखते हैं, तो पहले जो मौर्यकालीन इतिहास है इसके बारे में हमें मुख्य स्रोत, यानी कैसे हमें पता चला कि मौर्य काल में जो है सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो वहाँ जो राजा के जो है वो कैसे जनता के प्रति जो है कैसे भाव रखते थे, और किस प्रकार से उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, कैसे जो है अपना शासन चलाते थे, सब कुछ हमें पता कैसे चला। कोई ना कुछ सबूत होगा जिस कारण जो है क्या हम अतीत के बारे में पता लगाए। तो कैसे पता कैसे लगाए इसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन से जो है स्रोत है जिसके माध्यम से हम पता लगाए। तो कौन सा स्रोत है? इसमें जो है एक पुरातात्विक स्रोत हो सकता है, साहित्यिक स्रोत भी हो सकता है, और यात्री लोग जो है घूमते रहते हैं जगह जगह। प्राचीन काल में जो है यात्री क्या करते हैं, घूमते रहते थे और जगह जगह के बारे में लिखते थे अपने जो है पुस्तक में, डायरी में। तो उसी के माध्यम से भी पता चल सकता है। कई देखते हैं मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत साहित्यिक यानी ग्रंथ, साहित्यिक यानी ग्रंथ के माध्यम से, कोई भी ग्रंथ पुस्तक के माध्यम से। पुरातात्विक यानी जमीन के अंदर कोई भी सामग्री जो है वो गड़ी हुई है और उसको जो है हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं अवशेष, उसके तो उस अवशेष से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक विदेशी यात्री का विवरण, यानी यात्री जो है जगह जगह घूमते रहते हैं तो उनके जो विवरण जो है उनके द्वारा लिखा गया विवरण, उसको भी पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़कर भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत में जो है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, बौद्ध और जैन साहित्यिक शामिल है। यानी जो है साहित्यिक स्रोत में कौन कौन शामिल है, तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य लिखे हैं यानी चाणक्य लिखे हैं, उससे भी पता चलता है। और मुद्रा राक्षस जो कि कौन लिखे, तो विशाख दत्त लिखे हैं, उससे भी पता चल जाता है। और ये जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन जैन ग्रंथ है, उससे भी पता चल जाता है। इससे तो बौद्ध बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से शुद्ध पिटक, ये जो है त्रिपिटक, उससे भी पता चल जाता है। चलिए अब देखते हैं ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य द्वारा लिखा गया, इससे कैसे पता चलता है। तो यह मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सेना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यानी ये जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये क्या बताता है, तो जो है बताता है वहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। क्या बताता है कि
प्रशासन व्यवस्था कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी ये जो है ये जो साम्राज्य था उसका आय कहाँ से, उसका आय का स्रोत क्या था, कैसे जो है समाज में लोगों का भरण पोषण होता था, किस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो अर्थव्यवस्था भी बताता है और मौर्य प्रशासन भी बताता है, समाज के बारे में भी बताता है कि समाज की दशा कैसी थी, और सेना के बारे में बताता है कि सेना कितने प्रकार के थे, तो सेना भी 6 प्रकार के थे, 6 प्रकार के थे। चलिए उसके बाद है विशाख दत्त का जो है मुद्रा राक्षस, उससे कैसे पता चलता है, वो क्या बताता, क्या ये बताता है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है कैसे एक सामान्य परिवार से निकलकर एक अखंड भारत का सम्राट बना, किस प्रकार से वो चाणक्य के संपर्क में आए और किस प्रकार से चाणक्य की कूटनीति द्वारा जो है वो अखंड भारत का निर्माण किया, इस सब के बारे में जो है जानकारी किसमें मिलता है, तो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया जो है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है पूरी तरह से पूरा एकदम डिटेल में लिखा गया कि है जो है कैसे जो है चाणक्य को मिलते हैं, चाणक्य इनको देखते हैं तो ये जो है अपने मामा को बचाने के लिए गए रहते हैं, उनके बदले जो है ये खुद जो है गुलाम बन जाते हैं मामा को बचाने के लिए। तो जो क्या करते हैं चाणक्य, उससे खरीद लेते हैं इनको और ले जाते हैं तक्षशिला, और वहीं पे जो है क्या इनको शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दीक्षा, और वहीं पे जो है इनका जो है पूरी तरह से इनको टैलेंट किया जाता है, पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है, किस लिए, तो अखंड भारत के सम्राट बनने के लिए। तो यानी ये सब जानकारी किसमें है, ये सब जानकारी जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में है, पूरी जानकारी, पूरी एकदम डिटेल जानकारी है इसमें। चलिए उसके बाद जो है बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में इनमें बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथ शामिल है जो मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी प्रदान करती है, यानी इसमें जो है बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ जो है इसका जो है श्रेय स्रोत है। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि ये जो अशोक है वो भी क्या बौद्ध धर्म के प्रचार किए थे, तो यानी ये जो है बौद्ध धर्म के जो कई स्रोत जो है कई जो ग्रंथ है वो क्या बताते हैं, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है। उसी प्रकार से जैन साहित्य में भी इसमें भी जैन धर्म के विभिन्न ग्रंथ शामिल है जो क्या बताता है, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है, क्या बताता है, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है कई जो है जैन ग्रंथ है। अब कहिएगा जैन ग्रंथ कौन, तो पहले तो है देखिए, पहले हम क्या देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या अपनाया था, जैन धर्म अपनाया और संलेखना द्वारा जो है अपनी जो है शरीर त्याग दिया। तो क्या जैन धर्म से पता नहीं चल रहा, किससे पता चल रहा है, जैन धर्म से ही नहीं पता चल रहा है, और बौद्ध धर्म से पता चल रहा है कि अशोक जो है क्या किया था, अशोक जो है धर्म का प्रचार किया था, उस प्रकार से वो क्या, तो दया भावना जो है उनमें आ गई थी और जो है क्या एक जो है सर्वोत्तम जो है राजा बन गए थे, एकदम जो है महान बन गए, बुद्धि आ गई उनमें, पहले सिर्फ क्या था, पहले ताकत और बाद में जो है बुद्धि भी आ गया। चलिए उसके बाद जो है अशोक के शिलालेख, पुरातात्विक में क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में जो है अशोक के शिलालेख, ये शिलालेख अशोक के शासनकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं जो मौर्य प्रशासन धर्म सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, यानी अशोक का जो अभिलेख है कई स्थानों पे पाया गया है, जैसे आप देखिएगा सारनाथ का जो है सारनाथ में पाया गया है और भी कई जगह जो है पाया गया है, यानी ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो अभिलेख है ये क्या बताता है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सब कुछ उसके बारे में बताता है। उसके बाद जो है स्तूप, स्तूप ये बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है, स्तूप क्या है, तो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है जो कि क्या है, तो जो मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के ये जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी देती है। इसको निर्माण कौन करवाया था, तो ये जो बौद्ध धर्म है उसका प्रसार करने के लिए अशोक ने क्या किया था, तो स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए उसके बाद जो है विदेशी यात्री का विवरण, विदेशी यात्री के विवरण में जो है मेगास्थनीज और भी विदेशी यात्री है, लेकिन जिसमें जो है ज़्यादा जो है फेमस कौन है, तो इंडिका जिसका लेखक कौन है, उसके लेखक है मेगास्थनीज, जो कि क्या है, तो एक यूनानी यात्री है, यूनानी है, और वो भी क्या है, तो यूनानी होते हुए भी प्लस में क्या है, तो ये है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। यह ग्रीक यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक के बारे में जानकारी देता है, क्या देता है, तो मौर्य साम्राज्य की जो है प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है
उसके बारे में जानकारी देती है कि यहाँ के जो है लोगों का रहन सहन रीति रिवाज कैसा है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो आपको जो है अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। क्या, कैसे लिखना है? तो पहले जो है मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में लिख देना है और एक एक करके सब पे चर्चा कर देनी है, थोड़ी थोड़ी लाइन। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे सब पे। अगर ज़्यादा चर्चा करने लगे तो ज़्यादा जो है हम अपना टाइम खुद बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर वो देगा उतना ही, टाइम अपना खुद आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए लिखिए उतना जितना नंबर मिल सके, इतना नहीं कि आपका टाइम खुद जो है बर्बाद हो जाए। 5 नंबर में पूछे तो ज़्यादा लिख दीजिए, चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। कब पूछा गया? तो 2009 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2009 में। ये जो गांधार कला है उसकी विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? गांधार कला की विशेषता। तो ये जो मौर्य काल में है, क्या हुआ था कि मौर्य काल में भी कला स्थापत्य की विशेषता हुई, उसके बारे में क्या, उसका भी विकास हुआ। और गुप्त काल में भी हुआ। मौर्य और गुप्त दोनों काल में जो है क्या हुआ, तो कला और स्थापत्य का विकास हुआ। तो ये जो गांधार कला है इसकी विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है? मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विरोध, क्या विशेष ध्यान बोला जा रहा है इसमें कि मानव शरीर के बारे में क्या है, मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर ये जो है विशेष ध्यान दिया गया। यानी इसमें क्या था, ये जो कला शैली है इसमें मानव शरीर के बारे में पूरी तरह से जो है रहा मानव चलिए रहा मानव, इसके बारे में जो पूरी क्या इसकी जो शारीरिक जो बनावट है इसके बारे में पूरी जो है डिटेल में बताया गया। ज्यादातर विशेष ध्यान किस पे रखा गया, मानव की जो आकृति है उसकी जो बनावट है उसका जो है उसके बारे में ज्यादा जो है इस पे विशेष ध्यान दिया गया। इस कला शैली में क्या दिया गया, तो मानव शरीर के यथार्थ चित्रण, यानी उसका जो वास्तविक चित्रण कैसे है, उसका जो वास्तविक बनावट कैसी है उसके बारे में ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी, बुद्ध की वेशभूषा कैसी है, तो यूनानी वेशभूषा है। उसके जो है पैर में जूता दिखाया गया है, पैर में जूते दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया, तो पैर में जूते दिखाए गए। शरीर के अत्यंत सटे पारदर्शी वस्त्र का अंकन हुआ है, यानी शरीर में जो है अत्यंत सटा हुआ जो है पारदर्शी आर पार दिखने वाले जो वस्त्र है उस प्रकार से जो है बुद्ध के वस्त्र को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं गांधी जी धोती कैसन थे रखे हुए, उस प्रकार से जो है उसका भी वस्त्र दिखाया गया है, पारदर्शी और एकदम अत्यंत शरीर से सटा हुआ, एकदम सटा हुआ। मूर्तियों के सिर पर घुंघरूले बाल थे। क्या, घुंघराले बाल थे। ये जो है घुंघराले बाल जो है ये तो करली बाल जो है किस पे, तो सर पे थे उसके। मूर्तियां सिलेटी पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, तो सिलेटी पाषाण यानी स्लेट वाले जो पत्थर है सिलेट की तरह उससे, और चूने और साथ ही जो है पकी हुई मिट्टी का भी उपयोग किया जाता था इस कला की जो है मूर्ति बनाने में। यह यूनानी कला से प्रभावित थी। यह किस कला से प्रभावित थी, तो यूनानी कला से। क्यों, क्योंकि इसमें जो है बुद्ध की वेशभूषा कैसे दिखाई गई है, यूनान की तरह, यूनानी की जो है वहां की जैसी है दिखाया गया है। मुख्य केंद्र गांधार में है। इस कला का जो है मुख्य केंद्र कहाँ था, तो गांधार में। इस शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति यूनानी की सौंदर्य देवता अपोलो की भांति बनाई गई। किसके भांति बनाई गई, तो यूनानी के जो है सौंदर्य देवता, वहां की जो सुंदर, सबसे सुंदर, ये जो है यूनानी लोगों के लिए सबसे सुंदर जो देवता है, सबसे सुंदर एकदम, तो वैसे जो है उसकी जो है तुलना किससे की गई, उससे तुलना की गई। और ये जो है बौद्ध है उसकी तुलना, उसका नाम क्या था, तो अपोलो। अपोलो जो है यूनान का जो है सबसे सुंदर देवता, उससे जो है इसका क्या, बौद्ध की तुलना, बुद्ध की तुलना की गई। चलिए इसके निर्माण के विषय में महायान संप्रदाय की परंपरा, धर्म, पुरातत्व तथा कहानियों से मिलती है। यानी ये जो है महायान बौद्ध धर्म जो है अलग अलग भागों में बट गए थे, तो जो है आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। उसमें जो है महायान जो है उसकी जो है एक संप्रदाय है। तो उसमें क्या हुआ, तो उसके जो ये संप्रदाय के बारे में, इसकी परंपरा और इसके जो धर्म पुस्तक है और इसकी जो कहानी है उससे इस कला के बारे में जो है विशेष जानकारी मिलती है। किससे, तो महायान की जो है पुस्तक है, उसके जो पुरातत्व है और उसकी जो है कहानियां है, उससे में क्या मिलता है, तो उसके में
उसमें जो है इसकी विशेष जो है जानकारी मिलती है इस कला की। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो लाहौर है और ये जो पेशावर है जो कि पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इस कला की मूर्तियां जो है संरक्षित की गई है, वहाँ पे जो है संरक्षित की है, पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म पर ये जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। टिप्पणी, टिप्पणी करिए, क्या तो टिप्पणी करिए इस पे। तो अशोक के जो धम्म जो है उस पर क्या, तो संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए, तो संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए उस पे। कब पूछा गया, तो 2011 में, 13 में और 14 में पूछा गया। चलिए इसमें क्या है, अशोक का धम्म प्रस्तुत है। देखिए ये जो अशोक जो है उसके धम्म के बारे में पूछा गया है कि उस पे जो है एक आपको जो लग रहा है आपके मन से वो एक टिप्पणी कर दीजिए। इसमें आपके मन से लिखना है। तो अशोक क्या है, तो अशोक के बारे में इसमें अशोक के जो धम्म है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी। कैसी, तो एक नैतिक यानी एक नीतियों से जुड़ा हुआ एक संहिता थी, जो कि क्या, तो लोगों के व्यवहार से जुड़ा हुआ था। एक किसी जो है क्या, तो एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागर जागर कर क्या करना है। इसका उद्देश्य था कि लोगों में प्रेम का भाव जगाना, लोगों में नैतिकता लाना और लोगों में जो है क्या करना, तो लोगों में जो है शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, लोग क्या हो, समाज के प्रति जो है उत्तरदायी हो कि हमें जो है समाज के लिए करना क्या है, उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए इसमें क्या किया गया, तो लोगों की भावना को उजागर करने के लिए विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना, ये सब क्या था, इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था लोगों में प्रेम उभारना, लोगों में जो है नैतिकता लाना और लोगों में जो है क्या करना, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों में क्या व्यवहार लाना लोगों का ऐसा, और समाज के प्रति लोगों को उत्तरदायी बनाना, और साथ ही जो है विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना जो है इसका मेन उद्देश्य था। साम्राज्य में क्या था, तो शांति बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य था। आगे जो बोल रहा है कि अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि बोल रहा है कि अपने जो है दूसरे अभिलेख है उसमें ये जो है स्वयं प्रश्न करता है। क्या पूछ रहा है कि कीचु धम्मे, यानी अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेख में ये खुद प्रश्न करता है कि ये जो धम्म है क्या, ये जो धम्म क्या है, अपने जो है क्या उसका जो है सिद्धांत दे रहा है, उसका प्रसार कर रहा है और खुद जो है ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये धम्म है क्या। तो ये जो है क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से वह इस प्रकार उत्तर भी देता है, खुद प्रश्न भी किया दूसरे अभिलेख में और खुद जो है दूसरे और 7वें में उसका उल्लेख भी, उसका आंसर भी दे रहा है। तो आंसर कैसे देता है, तो कम पाप करना, धम्म क्या है, पहले पूछ रहा है धम्म क्या है, कीचु धम्मे यानी धम्म है क्या, ये पूछ रहा पहले, उसके बाद खुद बता रहा है कि धम्म जो है कम पाप करना, कल्याण करना, दान क्या है, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा सुधारता बनाए रखना जैसे तत्व जो है अशोक के धम्म में शामिल है। यानी इस प्रकार से जो है ये सभी जो है क्या अशोक के धम्म में शामिल है कि लोगों को क्या आपसी जो है एक दूसरे का सम्मान करना, गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना, ये सभी जो है इसमें शामिल था उसके धम्म में। धम्म जो है घोष से पूर्व अशोक, ये जो धम्म जो घोष उसकी घोषणा हुई थी उससे पहले जो है अशोक क्या किया था, तो उससे पहले जो है अशोक कलिंग युद्ध जीत गया था। क्यों, क्योंकि कलिंग युद्ध जीत गया था उसके बाद ही तो ये धम्म का प्रचार करने लगा, ये धम्म का प्रसार में चल गया। क्या, धम्म घोष से पूर्व अशोक कलिंग विजय कर चुका था और संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। यानी धम्म जो है उसके प्रचार से पहले क्या हुआ था, तो कलिंग युद्ध अशोक जीत चुके थे और पूरे भारत में जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अपनी धम्म नीति के तहत अशोक ने शांति और अहिंसा को बढ़ावा देता है, इससे लोक व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो गया। साथ ही पड़ोसी राज्य के साथ धम्म विजय पर बल देने से उस पर आक्रमण का खतरा भी नहीं रहा। इस प्रकार अशोक की धम्म नीति के
इसकी धम्म नीति जो है उसके राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सहायक थी। यानी ये जो है धम्म जो है पहले क्या किया, ये पहले जो है साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद जो है क्या किया, उसके बाद तो धम्म का प्रचार करने लगा और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा कि अहिंसा से रहना चाहिए लोगों को, अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा। इससे क्या हुआ, तो लोगों में जो है एक अच्छी भावना आई और आस पड़ोस के जो है साम्राज्य थे वो भी क्या, तो वो भी इसके संपर्क में आए। इससे जो है दोस्ती इनकी बढ़ी और इस प्रकार जो है इसके जो साम्राज्य पे जो है खतरा जो है आने वाली थी वो सब जो क्या धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन हुआ क्या कि ये जब चले गए, जब इनका देहांत हो गया तो इसके बाद जो है इसके जो उत्तराधिकारी लोग आए वो सब क्या, वो सब इस प्रकार से नहीं कर पाए, वो सब एकदम नालायक था क्या। तो जो है इसका धम्म जो नीति है क्या, ये उसका जो धम्म नीति है वो उसके राजनीतिक उद्देश्य में ज्यादा सहायक रहा। राजनीतिक साम्राज्य में जो है साम्राज्य विस्तार में जो है ज्यादा वो क्या रहा, उसके जो साम्राज्य को स्थापित करने में यानी उसके साम्राज्य को सुरक्षित रखने में जो है क्या था, ज्यादा सहायक रहा। तो अशोक के धम्म के बारे में हम संक्षिप्त टिप्पणी लिख दिए, क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिख दिए। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है यानी विक्रमादित्य, उसके बारे में जो उसकी उपलब्धि, कौन कौन सी उपलब्धि उन्होंने धारण किया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां का वर्णन करें, क्या करना है, उसका वर्णन करना है। पूछा कब गया, तो 2011 में और 17 में पूछा गया। चलिए तो देखते हैं इसको भी। तो पहले इन्होंने क्या किया, तो पहले इन्होंने सैन्य विजय किया यानी सेनाओं का मनोबल जीता। उसके बाद क्या, तो उन्होंने शकों शकों को हराया और मालवा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कुषाणों को भी मथुरा से बाहर निकाला। यानी इसने क्या किया, सैन्य विजय। पहले जो है अपने साम्राज्य के जो आसपास के जो साम्राज्य है उसको जीतने निकल दिए, उसको जीतने निकले। उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने शकों को भी हराया और शकों के साथ साथ जो है मालवा का विजय किया। उसके साथ जो है कुषाण जो है उसको भी क्या किया, तो मथुरा से उसको भी भगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो साम्राज्य को विस्तार करने लगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इन्होंने क्या किया, तो पहले जो है सैन्य विजय किया, उसके बाद जो है क्या किया, तो साम्राज्य विस्तार में लग गए। साम्राज्य विस्तार में उन्होंने सौराष्ट्र, समुद्र साइड में जो सौराष्ट्र उसको अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जिससे क्या हुआ, तो जिससे साम्राज्य को पश्चिमी जो तट रेखा है उसमें जो है इनको, जैसे यहाँ पे ये जो सौराष्ट्र है, पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट, इस पे क्या कर लिया, इस पे जो है इन्होंने अपना जो है अपना अधिकार कर लिया। पश्चिमी तट जो है इसका जो है उस पे अधिकार हो गया इनका। उसके बाद जो है इन्होंने सांस्कृतिक उन्नति यानी सांस्कृतिक जो है रीति रिवाज जो है उसके उन्नति उन्होंने करना चालू कर दिया। पहले क्या किया, तो पहले सैन्य विजय किया, अपने आस पड़ोस में जो है जितने भी छोटे मोटे जो राजा थे या फिर जो राजा थे उसको क्या किया, उसको समाप्त किया पहले। उसके बाद जो है साम्राज्य विस्तार में लग गए। उसके बाद क्या किया, तो संस्कृति की उन्नति, उन्होंने कला साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दिया। किसको, तो कला को बढ़ावा दिया, साहित्य को भी बढ़ावा दिया और साथ ही जो है विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कालिदास और जो है 12 महिर जैसे महान विद्वान और कलाकार थे। कालिदास और ये जो 12 महिर जो है उनके जैसे जो है महान विद्वान और कलाकार थे उनके दरबार में। राजनीतिक संबंध, उसके बाद किया राजनीतिक संबंध बनाना चालू किया। उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए जिससे साम्राज्य का प्रभाव मजबूत हुआ। क्या इन्होंने किया है कि ये जो क्या किए, तो उसके बाद किए राजनीतिक संबंध यानी जो है विदेशी जो है शक्ति उनसे राजनीतिक संबंध स्थापित किया, दोस्ती किया और उनके उससे जो है इनके साम्राज्य में क्या हुआ, साम्राज्य इनका मजबूत हो गया। क्या हुआ, मजबूत हो गया। इसके बाद जो है आर्थिक समृद्धि। अब जो है आर्थिक समृद्धि, पैसा तो चाहिए, तो आर्थिक समृद्धि, उन्होंने व्यापार मार्ग को बेहतर किया, धन में वृद्धि की। क्या किया, तो व्यापार मार्ग को
बेहतर किया, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी यहाँ आकर क्या कर सके, व्यापार कर सके, जिससे जो है हमारे साम्राज्य को लाभ हो सके। इससे क्या किया, तो इसने इस उद्देश्य से इसने क्या किया, तो व्यापार मार्ग को बेहतर किया। और उसके साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे भारत में कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग शुरू हो गया। यानी इसने ऐसा एक माहौल बनाया, पहले तो क्या किया, व्यापार को शुरू कर दिया, और इसने ऐसा माहौल बनाया जिससे क्या हुआ, इससे हुआ है कि यहाँ पे जो है इस काल को क्या कहा गया, ऐसा काल, ऐसा काम किया जिससे क्या कहा गया, इस काल को स्वर्ण काल। काम क्या था, तो काम ये था कि इसने जो है क्या किया, तो उधर जो है सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है बाह्य जो व्यापार थी सिल्क रूट, उस पर क्या हुआ, तो इस पर इसका अधिकार हो गया, जिससे व्यापार जो है यहाँ पे आने लगे। और उससे हुआ क्या, तो यहाँ पे जो आर्थिक जो है लाभ ज़्यादा होने लगी, जिससे इसको क्या कहा गया, जिससे कहा गया इसको, इस काल को स्वर्ण काल। राजा के रूप में भारत को समृद्धि और शांति प्रदान की। इसने क्या किया, तो राजा के रूप में भारत को एक समृद्धि और शांति प्रदान किया। क्या किया, तो समृद्धि और शांति प्रदान किया। चलिए, तो इसने क्या देख लिए, हम 5 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन की जानकारी। यानी मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर उसके जो वंशज के समय, उसके वंश के समय में जो है किस प्रकार की जो है प्रशासन चलती थी। क्या पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उस समय की। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। कब पूछा गया, तो 2012 में पूछा गया। चलिए, तो क्या, केंद्रीय प्रशासन, मौर्य प्रशासन जो है किस तरह से बटा हुआ था, तो 4 तरह से बटा हुआ था। एक केंद्र, देख लीजिए, एक केंद्र था, प्रांत था, और प्रांत, नगर और ग्राम। यानी इस प्रकार से जो है 4 भागों में बटा हुआ था, एक केंद्र और एक प्रांत, नगर और ग्राम। केंद्र में कौन, तो केंद्र में राजा रहेगा। प्रांत में कौन रहेगा, तो प्रांत में राजा का पुत्र राजकुमार रहेगा। नगर में कौन रहेगा, तो नगर में जो है राजा के मंत्रियों का एक ग्रुप रहेगा, मंत्रियों का ग्रुप। और ग्राम में कौन रहेगा, तो ग्राम में जो है मुखिया। चलिए, इस प्रकार से जो है क्या था, शासन जो है, प्रशासन व्यवस्था 4 तरह से बट गई थी, 4 भागों में बट गई थी। इसमें जो है क्या, पहला जो है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में जो है क्या, राजा था, राजा सत्ता का केंद्र था, यानी मेन जो है सत्ता का वो केंद्र था। राजा निरंकुश नहीं था। राजा कैसा था, तो राजा जो है निरंकुश नहीं था, उस पर जो है मंत्री परिषद का अंकुश था। यानी मंत्री परिषद जो है वो जो है क्या, तो राजा से सवाल कर सकती है कि उसने अगर राजा कोई निर्णय लेता है साम्राज्य के लेकर, जनता के प्रति कोई निर्णय लेता है, तो उससे जो है मंत्री परिषद क्या कर सकती है, उसकी उसकी जो मंत्री परिषद उससे सवाल कर सकती है कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, ये उचित है कि नहीं, उस पर क्या, उससे जो है बहस कर सकती है। इस प्रकार से जो है अंकुश किसका था, तो मंत्री परिषद का। एक तरह से कहिए कि सलाहकार के रूप में जो है मंत्री परिषद का गठन किया गया था। चाणक्य ने ये जो है, चाणक्य ने क्या किया, तो राज्य के 7 अंग बताए। कितने, 7 अंग बताए, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और ये जो है मित्र बताया। क्या बताया, तो राजा बताया, राजा बताया, अमात्य बताया, अमात्य यानी सलाहकार, राजा यानी एक राजा जो साम्राज्य को चलाए, एक अमात्य, अमात्य यानी एक सलाहकार, और एक जो है क्या, एक जनपद यानी जो है जनता को के रहने वाले जगह, जहाँ पे जनता रहती है वहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसी को जनपद कहा जाता है, तो जनपद। और एक जो है दुर्ग, जहाँ पे क्या, तो दुर्ग यानी जहाँ पे जो है धनी लोग रहे, कहाँ पे धनी लोग रहे। एक कोष, कोष जहाँ पे क्या हो, तो कोष जहाँ पे अर्थ का संग्रह हो, अर्थ का संचय हो, जहाँ पे पैसे का संचय हो, जहाँ पे जो है टैक्स का संचय हो, इस प्रकार से। उसके बाद एक क्या है, तो एक सेना। तो बिना सेना का क्या साम्राज्य चल सकता है, नहीं चल सकता, इसलिए सेना को रखना पड़ेगा, ये भी क्या एक साम्राज्य का अंग ही है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है मित्र, यानी अगर किसी राजा का मित्र नहीं है, सब शत्रु ही है, तो राजा वो जल्दी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। क्यों,
कोई ना कोई मित्र रहना चाहिए। एक क्या दुश्मन 1000 हो लेकिन मित्र एक जरूर रहना चाहिए। इसलिए जो है ये किसका, तो ये चाणक्य का कहना है। चाणक्य का कहना है कि आपका दुश्मन भले 1000 हो लेकिन दोस्त एक न एक जरूर रहना चाहिए। इससे क्या हुआ कि इसके जो है आपका साम्राज्य जो हो लंबे समय तक टिक पाएगा। नहीं तो अगर दोस्त नहीं है एक भी तो क्या होगा, ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद है मंत्रिपरिषद, जो कि किसके लिए, तो राजा का सलाहकार के रूप में काम करते थे, राजा का जो है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए उस प्रकार से इसके संगठन किया गया था। और ये जो है इससे तो राजा से सवाल जवाब कर सकते थे। 12 से 20 तक मंत्री होते थे। एक मंत्रिपरिषद में कितने, तो 12 से 20 मंत्री होते थे। प्रत्येक को 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। प्रत्येक जो है मंत्री को कितना, तो 12,000 पन जो है क्या मिलता था, तो वार्षिक वेतन एक वर्ष में 12,000 पन मिलता था। अमात्य मंडल, अमात्य मंडल सलाहकार, अमात्य यानी सलाहकार। इस प्रकार से जो है मंत्रियों का एक मंडल हुआ करता था, तो उसका एक अध्यक्ष हुआ। तो उसी जो है मंत्री का एक संगठन हुआ, ग्रुप हुआ, उस ग्रुप के क्या कहा गया, तीर्थ। और उस तीर्थ का एक जो है अध्यक्ष, उसी को क्या कहा गया, तो अमात्य मंडल, अमात्य मंडल कहा गया। अब जो है क्या था, तो न्यायालय व्यवस्था कैसी थी, न्यायालय भी प्रशासन में ही ना आएगा क्या, जनता के प्रति जो है न्याय करना जनता को लेकर, उस जो है क्या प्रशासन में ही आएगा। प्रशासन ही न तय करेगी कि जनता के साथ किस प्रकार से न्याय किया जाए। एक जो है क्या धर्मस्थायी, धर्मस्थायी न्यायालय, जो कि क्या करता था, तो राजस्व संबंधी मामले, यानी राज्य के ये जो है साम्राज्य के संबंध में जो मामला है उसका देखरेख कौन करेगी, तो धर्मस्थायी ये जो है न्यायालय है वो करेगा। और एक क्या है कंटक शोधन, क्या एक कंटक शोधन जो है वो क्या करेगा, तो वो करेगा फौजदारी मामले, यानी ये जो है लोगों का आपसी जो है लोगों का जो झगड़ा है, इस प्रकार से जो है मारपीट झगड़े झगड़े वाली फौजदारी मामले का देखरेख कौन करेगी, तो कंटक शोधन न्यायालय उसका देखरेख करेगी। और धर्मस्थायी न्यायालय जो क्या करेगी, धर्मस्थायी न्यायालय जो है ये साम्राज्य के जो है उसके मामले को देखरेख करेगी, साम्राज्य संबंधी मामले को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या तो केंद्र हो गया। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन कैसी थी। प्रांत में अशोक के जो अभिलेख है उसमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है, तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने खुद यहाँ पे जो है उसका उल्लेख किया। ये क्या, तो एक उदीच्य उत्तरापथ, क्या उदीच्य उत्तरापथ जिसकी राजधानी जो है तक्षशिला, क्या है तक्षशिला। एक बात याद रखिएगा, तक्षशिला जो है वहाँ पे उस समय क्या था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अवंती, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन, अवंती जिसकी राजधानी कहाँ, तो उज्जैन। कलिंग जिसकी राजधानी कहाँ, तो तोसाली। तो ये सभी जो क्या है, ये सभी जो 5 है, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ये पांचों जो है क्या, तो प्रांत मुख्य प्रांत थे 5, जिसकी उल्लेख कहाँ है, तो इसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में मिलता है। 5 जो है प्रांत मुख्य थे जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें मिलता है। तो प्रांत 5 है, इसका शासन व्यवस्था किया जाता था। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, नगर शासन, यानी नगर में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, नगर में जो है प्रशासनिक व्यवस्था वो किस प्रकार से थी, इसके बारे में अब देखते हैं। चलिए, तो नगर शासन का संबंध जो है 30 सदस्यों का, ये जो नगर शासन है उसका जो देखरेख कौन करते थे, तो 30 सदस्यों का एक मंडल करते थे। कौन करते थे, तो 30 सदस्यों का एक मंडल करते थे जो 6 समितियों में विभक्त था। कितने, 30 लोगों का एक मंडल, एक ग्रुप, वो जो है 6 भागों में बटा था। 30 लोगों का एक ग्रुप है जो कि कितने, 30 लोगों का एक ग्रुप है जो कि कितने, तो 6 भागों में बटा हुआ है, 6 भागों में बटा हुआ है। तो अब बताइए एक भाग में जो है कितना रहेगा, कितने लोग रहेगा, तो एक भाग में जो है कितना रहेगा, इधर भाग में आ जाएगा क्या, तो 6 से जो है 5, तो एक भाग में कितना, एक भाग में जो है 5 जो है लोग रहेंगे। कितने, तो एक भाग में 5। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य, तो 5 सदस्य। प्रत्येक समिति में कितने, 5 सदस्य। शिल्पकला, क्या है शिल्पकला समिति, कौन कौन 6 सदस्य समिति थी, तो एक शिल्पकला समिति, जनसंख्या समिति, शिल्पकला समिति, यानी वहां पे जो है
हस्तकलाओं से जो है ये जो है देख रेख उसका करने वाला एक समिति, हस्तकलाओं का देख रेख। जैसे क्या करना, तो जैसे आप स्वेटर बनाना, माला जो है उसको बनाना मोतियों का, और ये जो है बर्तन वगैरह बनाना मिट्टी के, इस प्रकार की जो है उस लोगों को देख रेख जो है उनके बारे में कौन करते थे, उनकी देख रेख, तो शिल्पकला समिति। उसके बाद जो है जनसंख्या समिति। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वैदेशिक समिति, यानी वैदेशिक जो व्यापार है ये सब जो है वैदेशिक जो है संबंधी जो है विदेश के मामले जो है देख रेख कौन करता था, तो वैदेशिक समिति। एक जो है क्या, तो जनसंख्या समिति, जनसंख्या समिति के लोग जो करते थे क्या, तो जनसंख्या के देख रेख की ये जो है साम्राज्य में जो है जनसंख्या का विस्तार हुआ या नहीं। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में जो है जनसंख्या बढ़ाना एक राजा के एक लक्ष्य था। क्यों, क्योंकि इसलिए कि उस समय आक्रमण ज्यादा हुआ करते थे और साथ ही साथ जो है महामारियां भी बहुत आती थी, जिससे क्या हुआ, राजा को जो है अपने साम्राज्य में लोगों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, तो इसलिए क्या करते थे, तो जो है जनसंख्या को बढ़ाने में जोर देते थे। इसलिए क्या, तो जनसंख्या समिति एक गठन किया गया था जो कि ये निरीक्षण कर सके कि जनसंख्या का विस्तार हो रहा है या नहीं। उसके बाद क्या, तो उसके बाद है वाणिज्य, वाणिज्य व्यापार व्यवसाय समिति, यानी ये जो है वाणिज्य जो है व्यवसाय व्यापार संबंधी जो है क्या था, तो उससे संबंधित एक समिति थी जो व्यापार को देख रेख करती थी। वास्तु निरीक्षक, अब जो है वस्तुओं का एक एक समिति था जो वस्तुओं का देख रेख की, वस्तु जो है अगर व्यापार से वस्तु आया कोई, तो सही वस्तु है या नहीं, कोई गलत वस्तु है या नहीं, उसके बारे में जो देख रेख करता था, हो गया। उसके बाद कर समिति, टैक्स वसूलने का काम कर समिति को था। चलिए, टैक्स का देख रेख कर समिति। अब देखते हैं ग्राम प्रशासन। तो ग्राम प्रशासन में जो है ग्राम का मुखिया, ग्रामीण क्या, तो ग्राम का जो है मुखिया होता था एक, जिसे क्या कहा जाता था, तो ग्रामीणी, क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। प्रशासन जो है प्रशासनिक अधिकारी, वहां पे जो है गांव में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था, उसको भोजक। चलिए, अब जो है सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो सेना 6 विभाग में बटा था, किसमें, 6। एक पैदल सेना, आर्मी, अश्व सेना, अश्व सेना हो गया, हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना और सैन्य यातायात सेना। क्या है, सैन्य यातायात सेना, यानी 6 भागों में सेना को बांटा गया था, 6 भागों में बांटा गया था। चलिए, अब इधर देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। वहां पे जो है ग्रामीण समाज में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, तो संस्था, गुप्तचर जो है गुप्तचर व्यवस्था 2 तरह का था। एक संस्था, यानी एक जगह पे रहकर राजा के लिए काम करना, क्या, एक जगह पर रहने वाला गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो संस्था गुप्तचर। और संचरण, यानी साधु के भेष में या फिर भेष बदल कर जो है जगह जगह जाकर राजा के लिए काम करना, राजा के लिए क्या, तो राजा के लिए जो है उसके लिए जो है क्या करना, उसकी गुप्तचरी करना है, क्या है, ये हो गया संचरण, यानी भेष बदलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना और राजा के लिए जो है गुप्तचरी का काम करना। वहाँ के जो है क्या रहा है लोगों के बारे में, लोगों के मन में क्या चल रहा है, दूसरे राजा जो है उसके मन में क्या चल रहा है, उस सब जो है क्या करना, उस सब सुनकर और राजा को बता देना, यही जो चल रहा था। तो ये जो है गुप्तचर व्यवस्था 2 तरह का था, एक संस्था जो एक स्थान पे बैठकर पता करे, और एक जो है क्या, तो एक जो है संचरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिसे तो भेष बदल कर ऐसे जाएगा तो पहचान जाएगा, इसलिए भेष बदल कर जाता था। उसके बाद क्या, राजस्व, यानी टैक्स जो है एक किस प्रकार से, तो टैक्स जो है एक दुर्ग के रूप में, जो कि किससे, पहले जो टैक्स था ये उपज की 1/6 या फिर 1/4 जो है हिस्सा लिया जाता था। कितना, 1/6 हिस्सा या फिर 1/4 हिस्सा लिया जाता था। दुर्ग क्या है, तो नगरों से जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहा जाता था, दुर्ग। नगरों से आय प्राप्त होने वाले को क्या कहा जाता था, उस आय को दुर्ग कहा जाता। राष्ट्र, जनपद की आय को राष्ट्र कहा जाता है। क्या, जनपद की जो आय है उसकी आय को क्या कहा जाए, तो उसकी आय को कहा गया राष्ट्र। उसके बाद सेतु, फूल व खेत से प्राप्त आय, यानी फूल के काम और खेत से जो है उससे जो आय प्राप्त होता है उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया सेतु। ब्रज किसे कहा गया, तो मवेशियों जो पशु को पालते हैं जानवरों को, उससे जो आय प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया ब्रज।
चलिए, तो इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है? पूरा जो है एकदम अच्छी तरह से, ताकि क्या हो, एग्जामिनर जो है देखकर खुश हो जाए, उसका मन जो है गदगद हो जाए, तो आप भी जो है वो भी आपका मन गदगद कर दे रिजल्ट में नंबर देकर। क्या पहले वो तो खुश हो जाए, तब तो आपको खुश करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करना एक ही है, मेहनत करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, तो इसमें क्या, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? ये जो महाजनपद है उससे आप समझते क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखिए, पहले क्या था, पहले लोगों का एक कबीला हुआ करता था। क्या? कबीला। यानी कबीला में क्या था, कबीला में लोग जो है एक ही समाज के लोग, एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग जो है, एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही गोत्र के लोग कह सकते हैं, ये सभी क्या थे, एक कुछ लोगों का एक समूह हुआ करता था, और वो जो है आपस में मिल बांट कर रहते थे और एक साथ रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो इस प्रकार से एक कबीला के तौर पे रहता था, लोगों का एक छोटा सा टुकड़ी। जो भाषा भी बोलेगा तो सब एक ही भाषा बोलेगा, लोगों का जो है रहन सहन सब एक ही तरह का रहेगा, ये एक छोटा सा टुकड़ी हुआ करता था, अलग अलग। तो इस प्रकार से जो है एक क्या था, कबीलाई समाज था। उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद जो है ज- लोहा आया। लोहा आया तो लोहा आया तो उससे क्या हुआ, तो उससे जो है जंगल कटने लगी, और वहाँ जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, तो ये जो है आपस में जो है इधर उधर रहने लगे, चले गए इधर उधर। तो उससे क्या हुआ, तो उससे जो है लोगों ने क्या किया, साम्राज्य का एक विस्तार किया, जिसे क्या कहा गया, छोटा सा समाज बनाया, जिसे क्या कहा गया, उसे जनपद। जनपद। धीरे धीरे यही जनपद जो क्या हुआ, तो यही जनपद जो है धीरे धीरे मजबूत हो गया, और वही कहलाया महाजनपद। क्या कहलाया? महाजनपद। जनपद में क्या था कि लोग जो है एक ही गोत्र में रहेंगे, जैसे कबीला में वैसे ही जनपद में एक ही गोत्र में रहेंगे, एक ही गोत्र के आपस में विवाह करेंगे। यानी इस प्रकार से जो है बाह्य विवाह इसमें नहीं था, सिंपल। तो ये जो है क्या, पूरी तरह से जो है अपने जो है क्या करता था, आपस में जो है एक दूसरे से मिलकर रहते थे, और एक ही जो है लोग रहते थे, एक ही एक समाज में जो है एक ही प्रकार के लोग रहते थे। तो जनपद से उसके बाद क्या बना, उसके बाद जो है महाजनपद बना, जो कि अब शासन करना चालू कर दिया धीरे धीरे। अब पैसा आएगा तो क्या करेगा, लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं उपयोग करेगा, इसलिए उसका उपयोग किया गया शासन को चलाने में, समाज को व्यवस्थित करने में। समाज को व्यवस्थित करने में उसका उपयोग किया गया, और उसमें क्या हुआ, तो उसका जो है महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद का उदय होने से जो है, महाजनपद का उदय होने से क्या हुआ, जिससे जो है साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार हुआ, और इससे जो है क्या, एक सुव्यवस्थित जो है साम्राज्य की स्थापना हुई। तो महाजनपद जो है कितने हुए? 16, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। चलिए, तो महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। किसे कहते थे? राज्य, किसी राज्य को कह दिए, या फिर एक प्रशासनिक इकाई, उसको हम कह दिए क्या, वो एक महाजनपद है, जहाँ से प्रशासन चल रहा है उसे कह दिए महाजनपद। जनपद यानी लोगों का रहने का एक स्थान, जनपद यानी जनता के रहने का स्थान, जनपद। और महाजनपद यानी जहाँ से प्रशासन चलाया जाता है, वो महाजनपद कहा गया उसको, या फिर एक राज्य कह दिया गया। यानी एक राज्य या फिर प्रशासनिक जो इकाई है उसे क्या कहा गया, उसे जो है महाजनपद कहा गया, जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में थे। यानी ये जो महाजनपद जो है कब कब से कब तक अस्तित्व में थे, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से कब तक, तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में थे, उसके बाद जो है नहीं रहे। वे गणतंत्र क्या थे, तो वे गणतंत्र भी थे और राजतंत्र भी थे। कैसे थे, तो गणतंत्र कुछ जो है, जो महाजनपद कुछ राजतंत्र थे और कुछ जो है गणतंत्र थे। गणतंत्र में जैसे आपको देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे जो है क्या, देखिए, मगध हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया। इस प्रकार से ये सभी क्या है, इस प्रकार से ये सभी जो है कौशल, अवंती, काशी, ये सभी क्या है, तो सभी जो है महाजनपद एक, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है शक्तिशाली के रूप में उभरे, शक्तिशाली के रूप में।
लेकिन इस सब में भी जो है सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली जो है मगध। मगध था इस सब में शक्तिशाली। चलिए, तो क्या हुआ? तो ये जो है शासन करने का एक इकाई जो है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया महाजनपद। महाजनपद कहा गया। और इसकी जो है एक कब से कब तक चला? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद क्या हुआ? समाप्त हो गया। वे गणतंत्र और राजतंत्र दोनों ग्रुप में काम काम करते थे, यानी शासित करते थे। महाजनपद की संख्या 16 बताई गई है। कितनी बताई गई? 16। जिसमें जो है कुछ प्रमुख है। जिसमें क्या? तो 16 है। जिसमें जो है क्या? पहला जो है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन और अस्मक और क्या है? अवंती। उसके बाद गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज है। याद करने का ट्रिक आपको बताया है, कैसे याद करना है, क्या ट्रिक बताया है? ट्रिक क्या है? 4K। यानी 4K से क्या होगा? तो 4K से काशी हो गया। देखिए, कौशल, कौशल हो गया, काशी हो गया और कुरु हो गया। क्या? तो काशी हो गया, कौशल हो गया और कुरु हो गया। ये हो गया आपका। कुरु कहाँ कहाँ गया? कहाँ? यानी जो है कुरु हो गया, यहाँ रहा। चलिए, कौशल, काशी, कुरु और कंबोज। कंबोज हो गया। तो यानी इससे जो है 4 हो गया 4K। अब देखते हैं हम M3। M3 से यानी 3 माँ वाले, तो एक मगध हो गया, एक मत्स्य हो गया और एक जो है क्या हुआ? तो एक जो है मल्ल हुआ। 3 हो गया। मल्ल, कुरु, मल्ल हो गया, मत्स्य हो गया और मगध हो गया। 3 हो गया। उसके बाद जो है A3 अंग हो गया, अंग, अवंती और अस्मक। A3 हो गया। V2, V2 से वत्स हो गया, वज्जी हो गया और वत्स हो गया। क्या? वज्जी और वत्स हो गया। और उसके बाद जो है क्या? तो K4, M3, A3, V2। उसके बाद बच गया GPSC। GPSC तो G से गांधार, P से पंचाल, S से सूरसेन और C से चेदी। क्या हुआ? तो C से चेदी हो गया, बच गया। तो यानी इस प्रकार से जो है 16 के 16 आप याद कर सकते हैं। सिंपल सा। कैसे याद कैसे रखना? 4K, M3, A3, V2, GPSC। इस प्रकार से क्या? तो याद कर सकते हैं। तो चलिए, ट्रिक को याद रखिएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है। 16 महाजनपद जो है उसकी जानकारी दी गई है। और इसमें क्या है? महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में है। किसमें? तो महाजनपद जो है उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में है। इसमें तो बौद्ध ग्रंथ में हम देखें तो इसमें जो है अंगुत्तर निकाय, और ये जो है जैन ग्रंथ में उसमें क्या? तो उसमें भगवती सूत्र दोनों में जो है इसका उल्लेख मिलता है। महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण था। सामाजिक, ये जो है महाजनपद जो है क्या था? तो प्राचीन भारत में राजनीतिक और सामाजिक विकास में जो है महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि महाजनपद जो है क्या था? शासन का एक इकाई था, प्रशासन का एक इकाई था। और अगर महाजनपद ही नहीं रहेगा, प्रशासन ही नहीं रहेगा, तो क्या ये जो है साम्राज्य का विस्तार हो पाएगा? वहाँ की जो सामाजिक जो है सांस्कृतिक जो है विकास, कोई भी विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रशासन जरूरी है। इसलिए क्या था? तो उसके लिए महाजनपद जो है उत्तरदायी था। उसके बाद जो है इसकी परिभाषा अगर बोले तो महाजनपद की, तो महाजनपद का शाब्दिक अर्थ है महान जनपद, यानी बड़े और महत्वपूर्ण राज्य। क्या? बड़े और महत्वपूर्ण राज्य, इसका शाब्दिक अर्थ है। समय अवधि कब से कब तक? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद का युग था। महाजनपद का युग कब से कब तक? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इसका जो है युग था। इसके बाद बोल रहा है शासन व्यवस्था कैसी थी? तो महाजनपद में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? तो महाजनपद में जो है दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों। उसके बाद है प्रमुख महाजनपद। तो महाजनपद तो 16 थे, लेकिन इसमें कुछ महाजनपद जो है प्रमुख थे, यानी मेन थे कुछ। जिसमें जो है आपका मगध आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, अवंती आ जाएगा, काशी, वत्स, वज्जी, मल्ल, कुरु और पंचाल।
इस प्रकार से ये सब जो है महत्वपूर्ण थे, मुख्य थे, प्रमुख थे। और इसमें भी जो है सबसे शक्तिशाली अगर पूछा जाए तो कौन थे? तुम्बगत। सबसे शक्तिशाली कौन थे? तुम्बगत थे। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सातवाहन कौन थे? अगला प्रश्न क्या है? तो सातवाहन कौन थे? क्या अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है सातवाहन जो है वो कौन थे? सातवाहन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सातवाहन जो है इसकी अगर पूछा जाए आपसे सातवाहन कौन थे, तो आपको तो हम बता दिए कि सातवाहन कौन थे। क्या सातवाहन कौन थे आपको जो है बता दिए। तो बताइए आप जो है सातवाहन जो है ये कौन थे? अगर पूछा जाए तो हम क्या 2 लाइन में इसका आंसर दे पाएंगे? 2 लाइन में अगर हम इसका आंसर दे भी दे तो हमें एग्जामिनर नंबर देने वाला है नहीं। इसलिए क्या इसके बारे में जो है हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसके जो संस्थापक कौन थे और इसमें जो है क्या इसकी जो है व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है जानकारी एग्जामिनर को देना पड़ेगा, ताकि उससे लगे कि हाँ बच्चा जो है थोड़ा क्या, हाँ बच्चा जो है थोड़ा जो है पढ़ने वाला है, समझदार है। ये जो लगे एग्जामिनर को, इससे क्या होगा वो आपको नंबर देगा, मार्क्स देगा। नहीं तो वो भी मार्क्स काटने के मूड में रहता है। इसलिए क्या कुछ अच्छा लिखेगा तभी तो वो नंबर देगा। लिखता तो सब है, नंबर किसी मिलता है जो अच्छा लिखे, जो सबसे अलग लिखे। क्या तो अलग लिखे यानी सिलेबस से अलग नहीं लिखना है, सिलेबस में ही लिखना है, सिलेबस के अनुसार ही लिखना है। सातवाहन वंश जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। यानी प्राचीन भारत का जो है एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि कहाँ था? तो दक्षिण साइड में था। चलिए, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर शासन करता था। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत के बड़े हिस्से, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश साइड में जो है ये शासन करते थे। चलिए, इसका जो है उनका मुख्य क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैला हुआ था। उनका क्षेत्र कहाँ तक? तो महाराष्ट्र में फैला था, आंध्र प्रदेश में फैला था और साथ ही जो है कर्नाटक में फैला था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे सातवाहन वंश के संस्थापक? सिमुक। कौन थे? सिमुक। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। कौन थे? तो इस वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इससे जो है आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इस समय जो है महिलाओं की जो क्या थी, तो महिलाओं को जो है समाज में उच्च माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो है राजाओं के नाम के साथ जो राजाओं के नाम के पहले जो है इनकी माता का नाम जोड़ा गया है। जैसे देख सकते हैं क्या है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। सातवाहन का सब का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो भारतीय कला साहित्य और स्थापत्य में देखा जा सकता है। यानी ये जो है सातवाहन, उन्होंने भारतीय कला साहित्य में और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस राजवंश का प्रमुख शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जो है शामिल है। यानी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो राजा है सातवाहनों में, इसमें जो है महत्वपूर्ण राजा कौन कौन है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी और वरिष्ठ जो है वशिष्ठिपुत्र जो है पुलवामी, ये जो है क्या, ये दोनों शामिल है महत्वपूर्ण राजा में। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? तो ये जो है धर्म से क्या थे? तो ब्राह्मण धर्म के थे, लेकिन ये जो है क्या करते थे? तो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध चलते थे। यानी ब्राह्मण धर्म में कहा क्या गया कि आप जो है ब्राह्मण है तो आप दूसरे वर्ण से जो है क्या उसके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया? तो सब कुछ जो है अपने धर्म के जो थे ब्राह्मण के, लेकिन उनका जो है उल्टा चला। उससे क्या किया? तो जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे। क्या करते थे? तो वैदिक संस्कृति को जो है यानी वेद जो है उसको प्रोत्साहित करते थे कि जो वेद में है वही हम मानेंगे। सातवाहन काल में यह सांची और अमरावती जैसी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थापत्य कृति का निर्माण हुआ। यानी सांची और अमरावती में जो है बौद्ध जो है स्थापत्य कला जो है निर्माण हुआ है। किसके समय में? तो सातवाहन के समय में। सातवाहनों का साम्राज्य न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। यानी यहाँ की जो है सैन्य व्यवस्था भी अच्छी थी उस समय की, और ये जो है आर्थिक जो है व्यवस्था भी अच्छी थी। वे रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार के माध्यम से
विभिन्न देशों से व्यापार करते थे। क्या करते थे? तो रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग के माध्यम से करते थे। समुद्री मार्ग के माध्यम से क्या करते थे? तो विभिन्न देशों के साथ जो है व्यापार करते थे। चलिए, तो सातवाहन वंश के बारे में हम इतना लिख दिए तो एग्जामिनर क्या लगता है नंबर ना देगा? बिल्कुल देगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो मुगल कालीन जो है क्या? गुप्तकालीन, वही तो बोल रहे हैं, गुप्तकाल में मुगल कैसे आ गया? गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गुप्त काल में किस प्रकार की थी? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताइए किस प्रकार की थी? तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी उस समय जो लोगों को क्या था? तो साइंस के बारे में जानकारी थी, विज्ञान के बारे में उनको जानकारी थी, गणित के बारे में जानकारी थी, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी थी। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि साइंस के बारे में उनको पूरी नॉलेज जो है थी, उस समय के अनुसार पूरी नॉलेज थी। जैसे आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया, जो कि उस समय के है। और यहाँ के यह अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहों का ये जो है ग्रहणों का कारण क्या है? तो ग्रहणों का कारण है पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती स्थिति। इसके बारे में भी बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो स्थिति जो है अदल बदल होती है, उसी कारण जो है क्या है? ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ये किसके कारण लगते हैं? तो चंद्रमा और पृथ्वी के स्थिति में बदलाव के कारण। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय क्या लिखा? तो आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा, अपने नाम से ही ग्रंथ लिखा आर्यभट्टियम। तो इस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है। बारहमहीर ने बृहत संहिता लिखा। क्या लिखा? तो बारहमहीर जो है इसने बृहत संहिता लिखा। बारहमहीर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। क्या? तो बारहमहीर ने जो बताया वो बताया कि यहाँ पे जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की चक्कर लगाती है। सूर्य जो किसका? सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसके बारे में कौन बताया? तो बारहमहीर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में धन्वंतरी महान वैद्य थे। धन्वंतरी जो है महान वैद्य थे। रोग का उपचार जो करते हैं वो जो है वैद्य, उसे क्या कहा गया? उसे धन्वंतरी कहा गया। धन्वंतरी जो किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है 24 फीट ऊंचा और भार कितना है? तो 6 टन उसका भार है। वो धातु कला विज्ञान का प्रमाण है। किसका? तो धातु कला जो है उसका प्रमाण है, उसके विज्ञान का। धन्वंतरी में अगर हम देखें तो नागार्जुन थे। क्या थे? तो नागार्जुन थे, जो कि क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि धातु के उपयोग से भी क्या कर सकते हैं? रोग का उपचार कर सकते हैं। क्या? धातु के उपयोग से भी रोग का उपचार कर सकते हैं, इन्होंने बताया। चलिए, तो धातु का उपयोग से कैसे उपचार कर सकते हैं? तो गांव देहात में आप लोग जानते हैं, सब गांव के हैं क्या? तो सब जानते हैं। उसके बाद देखते हैं, नहीं जानते तो सुन लीजिए। जो अगर कुत्ते अगर काट ले, तो कुत्ते काट ले अगर, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? तो गांव में जो है डॉक्टर बाद में, डॉक्टर को नहीं पहचानते, डॉक्टर जो है बाद में आएगा। पहले जो है क्या किया जाएगा? तो पहले जो है भक्ता के पास, तो भक्ता क्या करेगा? भक्ता करेगा जो है तांबे का बर्तन लेगा, तांबे का, और वो जो है उसके पीठ पे जो है झूठों के मंत्र पढ़ दिया कुछ, और उसके पीठ पे जो है साट दिया। और पीठ पे अगर सट गया तो बिख है, और अगर गिर गया तो बिख नहीं है। ये जो है क्या किया जाता है? इस प्रकार से जो है उसका उपचार किया जाता था। और अगर नाक कान अगर छेदवाए ही कोई कोई लड़की, और वहाँ जो है क्या उसके जो है घाव हो गया उस पे, तो उसके लिए क्या किया जाता था? सोने के जो है नाक में पहनने वाले दिलवा दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? उससे ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्या किया जाता था? तो धातु का उपयोग रोग के उपचार में, रोग के उपचार में जो है धातु का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से था। तो ये जो है धन्वंतरी वहां पे उपलब्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके जो है दरबार में धन्वंतरी थे। गुप्तकालीन शिल्पकार जो है ने भी क्या किया? तो इन्होंने लोहे कांस्य, लोहा और कांस्य शिल्प कलाकृति में अपना चमत्कार दिखाया। यानी ये जो लोहा और कांस्य जो है इसके बारे में जो है इन्होंने कुछ काम किए, जिससे क्या हुआ? तो इस समय बुद्ध की अनेक कांस्य मूर्ति बने। यानी बुद्ध के जो है अनेक कांस्य मूर्ति, कांसा के जो है अनेक मूर्ति बुद्ध के बने इस समय। लोहे की वस्तुओं में दिल्ली का जो मेहरौली जो है, मेहरौली जो है स्तंभ, दिल्ली के मेहरौली में जो स्तंभ है अशोक का,
ये जो मेहरौली में जो स्तंभ है इसमें क्या है, तो इसमें जो है किसके बारे में लिखा गया, तो इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्या, तो अनुमान लगाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है स्तंभ में चंद्र लिखा गया है, क्या, चंद्र लिखा गया है, तो इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसको जो है कौन बनवाए होंगे, तो इसको बनवाए होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या है, तो वहाँ जो मेहरौली का जो स्तंभ है उससे क्या पता चला, तो जो है वहाँ की जो है ये बता रहा है कि वहाँ के जो है धातुओं के विज्ञान के बारे में बता रहा है, क्या, धातु विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ये जो है क्या गुप्त काल में जो है, ऐसा समझिए कि गुप्त काल में जो है क्या था, तो सारे चीज की जानकारी उनको थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूरी तरह से डिटेल जो है उनके जानकारी थी उनके पास। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख का स्रोत, यानी मौर्यकालीन इतिहास में जो है उसके स्रोत का 4 अभिलेख लिखना है, 4 अभिलेख मौर्यकाल के बारे में जो बताता है, उसमें जो है देखिए मौर्यकालीन इतिहास के 4 प्रमुख शिलालेख, अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख, क्या, तो कलिंग का शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और लघु शिलालेख शामिल है, क्या, तो 14 जो है इसका प्रमुख शिलालेख है जिसमें कलिंग का शिलालेख और 7 जो है स्तंभ शिलालेख जो है इसमें शामिल है और लघु शिलालेख शामिल है। ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक आदर्शों तथा और क्या करता है, तो धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो ये जो है इसके बारे में, तो ये वहाँ की जो है समाज साम्राज्य के बारे में, प्रशासनिक नीतियों के बारे में और सामाजिक आदर्शों के बारे में और साथ ही जो है धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद जो है क्या, पहला तो 14 प्रमुख शिलालेख, ये जो 14 प्रमुख शिलालेख है ये भी क्या है, ये जो है एक स्रोत के रूप में, अभिलेख के रूप में है। अशोक द्वारा जारी किए गए ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए गए, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए गए। इनमें अशोक के शासनकाल के दौरान दिए गए संदेशों और नीतियों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें क्या लिखा गया, तो अशोक के द्वारा जो दिए गए उपदेश है, जो दिए गए आदेश है, उसको जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया उसको। कलिंग शिलालेख, क्या, एक जो है कलिंग शिलालेख, यह शिलालेख कलिंग जो कि वर्तमान ओडिशा है, उस समय कलिंग बोला जाता था, तो कलिंग में अशोक के द्वारा विजय किया गया, अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय किया गया उसके बारे में जो है जानकारी देता है। तो यानी क्या, अशोक जो है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये क्या मौर्य काल से जुड़ा हुआ हो गया। 7 स्तंभ शिलालेख, इसमें जो क्या, इसमें जो है पहले ऊपर वाले में जो कलिंग वाले में जो है इसमें क्या, तो इसमें अशोक के युद्ध और हिंसा से दूर होने का संकल्प के बारे में जानकारी देती है, यानी अशोक हिंसा से दूर होते हैं, अहिंसा में विश्वास रखने लगते हैं और क्या होते हैं, तो ये जो है संकल्प के बारे में जो है, हिंसा के बारे में जो है, हिंसा त्यागने का संकल्प लेते हैं, उसमें जो है उसकी जानकारी इसमें तो कलिंग शिलालेख में। उसके बाद जो है 7 स्तंभ शिलालेख, इसमें क्या है, तो इसमें जो है ये शिलालेख अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे, जिसमें जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में संदेश उत्कीर्ण है, यानी अशोक के जो है संदेश, उसके जो आदेश है एक इसमें तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में इसमें लिखी गई है। उसके बाद है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, यह शिलालेख अशोक के शासनकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर पाए गए, यानी अशोक के शासनकाल के समय जो है विभिन्न स्थानों पर पाए गए, जिससे क्या, इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इन अभिलेखों के माध्यम से, इन अभिलेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है अशोक के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कला स्थापत्य का वर्णन करें। ये जो मौर्यकालीन कला स्थापत्य है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है, तो कर देते वर्णन। तो वहाँ पे जो है कला स्थापत्य, यानी वहाँ पे जो मूर्ति मूर्ति बनाने की कला, वहाँ पे जो है मंदिर बनाने की कला, इस सब के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो है किस प्रकार की कला स्थापत्य थी, किस प्रकार की थी, ये पूछा जा रहा है। तो राजप्रसाद यानी राजभवन, राजभवन को क्या कहा गया, तो राजभवन को कहा गया राजप्रसाद। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वास्तुकला का बेजोर उदाहरण था।
पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजभवन जो है वो क्या था, तो वो जो है वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण, बेजोड़ यानी इसका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ उदाहरण था। ये जो फायान है उसके अनुसार यह प्रसाद देवों द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा? तो देवताओं द्वारा बनाया गया था। एक इसका कहना है, तो ये फायान का कहना है, जो कि किसके समय आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। चलिए अब देखते हैं उस स्तूप के बारे में। तो हेंग सांग ने 80 स्तूपों को देखा। कितने? तो 80 स्तूपों को देखा। सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या? तो उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन? सांची का जो स्तूप है वो, सांची का स्तूप कौन बनवाए? कौन थे? अशोक। चलिए अशोक। श्रेणियां मौर्य काल में व्यवसायी शिल्प श्रेणी और क्या थे, तो मौर्य काल में जो है श्रेणियां किस प्रकार से संगठित थी, तो एक व्यवसाय के रूप में और एक जो है शिल्प श्रेणी के रूप में संगठित थी। उसमें जो है, इसमें क्या होता था, तो व्यापार की अगर जो वस्तु है उस पर क्या, तो वस्तु पे जो है कितना, तो 10% जो है टैक्स लगता था। और साहूकार पर जो है, साहूकार अगर व्यापारी पे कितना, व्यापारी पे 10%, और साहूकार जो है सेठ साहूकार उस पर कितना, तो उस पर जो है 15% टैक्स लगता था। सामाजिक जीवन, तो सत्य बोलना, समाज में लोग जो है क्या करते थे, सच बोलते थे, सत्य बोलते थे। घरों में ताला नहीं लगाया जाता था, ताला का यूज घर में नहीं होता था। समाज में स्त्रियां जो है, स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, अच्छी, ज्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक थी। शिक्षा एवं साहित्य, उसके बाद क्या, तो तक्षशिला, और जो है तक्षशिला क्या था, तो शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कौटिल्य की ये जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अभिधम पिटक इस युग की प्रमुख साहित्य, यानी इस युग की जो है प्रमुख साहित्य कौन थी, तो कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र और अभिधम पिटक का जो है ग्रंथ जो है ये क्या था, तो इस समय का प्रमुख साहित्य हुआ। चलिए इस समय का प्रमुख साहित्य, तो हम आज देखें कि यहाँ पे जो है किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें जो है प्रश्न लिखना किस प्रकार से, ये हम आज देखें। हम देखें कि यहाँ पे जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें एग्जाम में लिखना किस प्रकार से है। क्या किस प्रकार से लिखा गया? चलिए तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से अगर पूछा जाए तो हमें लिखना कैसे है, और ज़्यादा क्या है, तो अगर क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है ज़्यादा घुमा कर, तो क्या करना है, तो इससे जो है अगर ज़्यादा घुमा कर पूछा जा रहा है तो पहले तो जो है इससे ज़्यादा जो है घुमा नहीं सकता। आगे जो है और क्वेश्चन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्या आज हम कितने, तो आज जो है हम 12 प्रश्न किए, और अगले अगले लेक्चर में जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्न करेंगे। अभी जो है हम कितने, तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न किए। क्या किए, तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न कर लिए हम, और कैसे लिखना कैसे ये भी आपको पता चल गया। इस प्रकार से जो है आपको एग्जाम में लिखना है। अब कहिएगा कि इतना कौन याद करेगा, याद कहाँ करना है, याद कहाँ करना है, सिर्फ समझना है। हिस्ट्री को भी याद करेगा ये सब, सबको रट जो क्या बना देगा, हिस्ट्री को भी रटेगा। तो हिस्ट्री क्या है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, जो है आप उसको अच्छी तरह से एक कहानी की तरह याद रखिए, और जो क्या हो जाएगा आपको जो है पूरी तरह से याद रहेगा, कहानी की तरह। ज़्यादा जो है डेटा रटने पे फोकस मत करो, क्या करो, फैक्ट को समझो या अच्छी तरह से, उससे क्या होगा, उससे जो है आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा क्लियर होगा तो इससे आपको जो है क्या करना है, पहले जो है डेली रिवीजन करना है, जो पढ़े उसको बार बार रिवीजन करना है, और साथ ही साथ जो है जो पढ़े उससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही कीजिए, और उससे जो है इतना ही जो है आपका जो है क्या बेहतर से बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं, सिर्फ इतना ही करके।
सिर्फ इतना ही करके आप जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, तो जाते जाते दो चार लाइन हो जाए, दो चार लाइन हो जाए जाते जाते। तो कहना है कि जिंदगी बहुत हसीन है। क्या है? जिंदगी बहुत हसीन है, जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, जो कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। इस जिंदगी की भीड़ में जो हंसकर रह ले, इस जिंदगी की भीड़ में जो हंसकर रह ले, जिंदगी भी उसके आगे ही सिर झुकाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है आपको जो है डेली परेशानी आएगा, हमेशा हमेशा आता है। उसमें क्या करना है, आपको जो है उस परेशानी को गले लगाना है और उसके साथ जो है पढ़ाई को है हमेशा करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए। ये क्या, ये तबीयत खराब हो रहा है, ये हो रहा है, नींद आ रहा है, ये सब क्या, ये सब एक बहाना है। ये सब हमेशा आता रहता है, तो इस सब को छोड़ना नहीं है। और इस सब जो है इस सब को गले लगाकर उसके साथ जो है पढ़ाई को छोड़ना नहीं, पढ़ाई को छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। क्या इस सब से जो है ये सब समस्या होने वाली है, इस सब से मरोगे नहीं। मर तो उसी दिन गए जब जो है गरीब परिवार में जो है जन्म लिए। इसलिए क्या करना है, अपने अगर पारिवारिक स्थिति, अपने जो है माता पिता के सपने को अगर अच्छा करना चाहते हो, उस सपने को पूरा करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक ही उपाय है, मेहनत करो, उसके अलावा जो है कोई चाबी नहीं, एक ही कुंजी है उसका, मेहनत, सिर्फ मेहनत। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ईमानदारी से पढ़िएगा, बस इतना ही। डेली वही कहना है कि ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत कीजिए।